हेलो मेरे प्यारे नॉवेल्स लवर। रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये देखकर कि रुद्र लगातार करीब आ रहा है, 5वीं श्रेणी के दोनों थके हुए जादुई जानवर और भी अधिक उन्मत्त हो गए। यदि वे अपनी चरम अवस्था में होते तो स्वाभाविक रूप से वे किसी शीर्ष संत गुरु को अपने ध्यान में नहीं लाते, लेकिन इस समय वे अपनी चरम अवस्था से कहीं परे थे। इतनी भयंकर लड़ाई के बाद दोनों स्पष्ट रूप से बहुत घायल हो गए थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उनकी आंतरिक ऊर्जा भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में एक संत गुरु या यहाँ तक कि एक महान संत भी उनके पास आकर उन्हें मार सकता है। दोनों जादुई जानवर एक क्षण के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे खड़े होने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद वे इस अत्यंत सरल कार्य को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इस दयनीय प्रदर्शन से रुद्र के गले से बाहर आने को छटपटा रहा हृदय अंततः थोड़ा शांत होने लगा। हालांकि उन्होंने अभी भी काफी सतर्कता बरती, क्योंकि कहीं कुछ और न हो जाए। जादुई जानवरों के करीब करीब चलते हुए रुद्र जल्द ही उन दोनों से 30 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। अब जब वह और भी करीब आ गया था, रुद्र की सतर्कता बहुत बढ़ गई थी। इस समय बर्फीले सफेद रंग का कुत्ता जैसा जादुई जानवर एक बार फिर गुर्राने लगा। जादुई जानवर ने अपनी आंखों से रुद्र को चेतावनी दी कि उसके मुंह में बड़ी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हो गई और वह ऊर्जा का एक गोला बन गया। दूसरा गाय जैसा जादुई जानवर रुद्र को घूर रहा था, क्योंकि उसकी पीठ पर लगे पंख उसमें से निकलने वाली भयंकर ऊर्जा के कारण हिलने लगे थे। रुद्र की आगे की प्रगति में बाधा उत्पन्न होने लगी, क्योंकि उसने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से दोनों घायल जादुई जानवरों को देखा। ये देखकर कि दोनों किस प्रकार ऊर्जा एकत्र कर रहे थे, ऐसा लगा कि यदि वह और करीब आ गया तो वे कार्रवाई के लिए तैयार थे। रुद्र को संकोच होने लगा था, ये देखने के बावजूद कि ये दोनों जादुई जानवर कितने घायल थे, वे अभी भी उस पर भारी दबाव डाल रहे थे। रुद्र केवल हल्के से ही श्रेणी 5 के 2 जादुई जानवरों से निकलने वाली अत्यंत खतरनाक मात्रा में क्यूई का पता लगा सका। दोनों जादुई जानवर और रुद्र एक क्षण के लिए घबराहट से एक दूसरे को देखते रहे। फिर रुद्र का शरीर अचानक एक क्षण के लिए डगमगाया और धुंधलेपन में गायब हो गया। वह तेजी से बर्फीले सफेद कुत्ते जैसे जादुई जानवर की ओर बढ़ा। उसके भीतर से बड़ी मात्रा में संत बल फूट पड़ा और उसने अपनी गति को सीमा तक पहुंचा दिया। उसे और जादुई जानवरों के बीच की छोटी सी 30 मीटर की दूरी तुरंत ही समाप्त हो गई, क्योंकि रुद्र एक ही पल में उड़कर ऊपर आ गया। जैसे ही रुद्र जादुई जानवर जैसे कुत्ते के पास पहुंचा, उसकी दाहिनी भुजा एक सहज गति में हिल गई, क्योंकि हल्की पवन तलवार ने तलवार क्यूई की एक तेज मात्रा के साथ सीधे उसके पेट पर वार किया। श्रेणी 5 का जादुई जानवर रुद्र से धीमा नहीं था, और जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, जादुई जानवर के मुंह में एकत्रित ऊर्जा का क्षेत्र जबरदस्त गति से रुद्र की छाती की ओर उछल पड़ा। उस क्षण रुद्र ने अपनी तलवार वापस ले ली और तुरंत जबरदस्त प्रयास के साथ एक तरफ हट गए, जिससे ऊर्जा का क्षेत्र उनकी तरफ उड़ने लगा। ये शर्म की बात थी कि ऊर्जा का ये क्षेत्र बहुत तेजी से यात्रा कर रहा था। रुद्र द्वारा गोले से बचने के प्रयास के बावजूद वह क्षति से पूरी तरह बचने में सक्षम नहीं था। प्रारंभ में गोले ने रुद्र की छाती पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि रुद्र ने अपना शरीर हिलाया था, इसलिए वह उसके बाएं कंधे पर मजबूती से लगा। टकराना। ऊर्जा का क्षेत्र केवल एक छोटी मुट्ठी के आकार का था, लेकिन इसमें निहित ऊर्जा की मात्रा भयावह थी। रुद्र के बाएं कंधे पर गोले के टकराने के परिणामस्वरूप उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। 10 मीटर हवा में उड़ने के बाद रुद्र जमीन पर गिर पड़ा और दर्दनाक तरीके से लुढ़कता हुआ धीरे धीरे रुक गया। उसका चेहरा कांपने लगा और खून बहने लगा, क्योंकि उसके बाएं कंधे से तेज दर्द आ रहा था। उस ऊर्जा क्षेत्र के कारण रुद्र के कंधे के आसपास के कपड़े पूरी तरह से फट गए थे। इसके साथ ही उसके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा पीड़ा में था, क्योंकि उसका बायां कंधा इस हद तक क्षत विक्षत हो गया था कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं और उसके घाव से खून बह रहा था। रुद्र ने अपने बाएं कंधे में हो रहे तीव्र दर्द को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे हिलाने से भी पीड़ा हो रही थी। दर्द से कराहते हुए रुद्र की नज़र उस जादुई जानवर जैसे कुत्ते पर पड़ी। उस जादुई जानवर के हमला करने के बाद उसकी अभिव्यक्ति मुरझा गई और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने जो हमला किया था उसमें उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति में वह पहले से भी अधिक थका हुआ था। यद्यपि इस हमले से रुद्र को काफी क्षति पहुंची थी, फिर भी उसकी गतिविधियों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। एक छोटे से धुंधलेपन के साथ रुद्र एक बार फिर जादुई जानवर की ओर बढ़ चुका था। उसके पास हल्की पवन तलवार थी और वह अपनी तलवार क्यूई से हमला करने के लिए तैयार था। केंग। जैसे ही प्रकाश पवन तलवार ने प्रहार किया, एक सफेद रंग का धब्बा प्रकाश पवन तलवार के ब्लेड से मजबूती से टकराया और उसे अपने मूल प्रक्षेप पथ से विचलित कर दिया तथा हवा के अलावा कुछ नहीं में वार किया।
रुद्र ने तुरंत ही धुंधली जगह को देखा, लेकिन वह ये समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी तलवार को किसने रोका था। तभी उसे अपनी छाती पर दर्द का एक और स्रोत महसूस हुआ। डैंग डैंग डैंग। रुद्र पर हुए भीषण हमलों के कारण वह कुछ कदम पीछे हट गया और उसकी छाती में भयंकर दर्द होने लगा। अपना सिर नीचे झुकाकर उसने देखा कि उसकी छाती बहुत गहरे लाल रंग की हो गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। अपने गले में जमा खून को बलपूर्वक निगलते हुए रुद्र ने जमीन पर पड़े कक्षा 5 के जादुई जानवर की ओर देखा तो देखा कि उसकी लंबी पूंछ उसके पीछे कमजोर ढंग से हिल रही थी। यह वही पूंछ थी जिसने अभी अभी रुद्र पर आक्रमण किया था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इन श्रेणी 5 जादुई जानवरों के खिलाफ इतना मजबूत प्रतिरोध मिलेगा, लेकिन आज मैं निश्चित रूप से आपका राक्षस कोर ले लूंगा। रुद्र ने अपने होंठ काटे और फिर अपनी हल्की पवन तलवार को अपने हाथ से अलग कर लिया और जादुई जानवर की ओर उड़ चला। इतनी तेज तलवार क्यूई के खिलाफ श्रेणी 5 जादुई जानवर चकमा देने में शक्तिहीन था और केवल आने वाले हमले को सहन करने की कोशिश कर सकता था। तलवार क्यू ने जादुई जानवर के घावों में से एक को सटीकता से भेद दिया, जिससे जानवर का पूरा शरीर कांप उठा। रुद्र की चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अपनी हल्की पवन तलवार के साथ आगे बढ़ते हुए उसके हथियार ने जानवर के गले पर वार किया। इस बार कुत्ते जैसे जादुई जानवर ने अपनी सारी ऊर्जा पहले ही खर्च कर दी थी, यहाँ तक कि उसकी पूंछ भी नहीं हिल पा रही थी। हल्की पवन तलवार को कोई बाधा नहीं मिली क्योंकि यह जादुई जानवर के गले में गहराई से घुस गई थी। फिर तलवार सीधे गर्दन से होकर नीचे जमीन में जा धंसी। कक्षा 5 के जादुई जानवर को अंततः क्षति पहुंचते देख रुद्र ने राहत की सांस ली। श्रेणी 5 के जादुई जानवर की ताकत वास्तव में इतनी अधिक थी कि श्रेणी 4 का जादुई जानवर भी उनके लिए एक कष्टप्रद चींटी से अधिक कुछ नहीं था। एक बुरी तरह से घायल जादुई जानवर के खिलाफ जो खड़े होने की भी शक्ति नहीं जुटा पा रहा था, यहाँ तक कि रुद्र को भी किसी तरह भारी क्षति पहुंची थी। जैसे ही रुद्र ने सांस छोड़ी, अचानक तीव्र ऊर्जा उसकी ओर आई। रुद्र का चेहरा चौंक गया। उसने तुरंत ऊपर देखा तो पाया कि दूसरे जादुई जानवर के पंखों से 1 मीटर लंबी अर्धचंद्राकार हवा उसकी ओर आ रही है। इस अर्धचंद्राकार पवन में इतनी ऊर्जा थी कि इससे रुद्र और भी अधिक गंभीर हो गए। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया और वह हवा के झोंकों से बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक ओर लुढ़क गया। अर्धचंद्राकार वायु रुद्र के केशों के पास से गुजरी, जिससे उनके कुछ केश कटकर उड़ गए। अर्धचंद्र अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ता रहा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना किसी दया के नष्ट कर देता रहा। अंततः ये जमीन में 100 मीटर तक उड़ गया और जबरदस्त बल के साथ फटा, जिससे धूल और मिट्टी हवा में उड़ गई। उसका शरीर इतनी तेजी से हिल रहा था कि लुढ़कने के कारण उसका बायां कंधा कई बार जमीन पर टकराया था, जिससे उसके शरीर में तीव्र दर्द उत्पन्न हो गया था और उसकी नसों में पीड़ा होने लगी थी। त्वचा में ऐंठन जारी रही। वह दर्द से अपने दांत पीस रहा था और संवेदनाओं का प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था। अभी केवल एक श्रेणी 5 का जादुई जानवर बचा था जो गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि रुद्र केवल घायल होने के साथ ही बच निकलने में कामयाब रहा था। फिर काले फर वाले गाय जैसे जादुई जानवर ने एक बार फिर ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी पीठ पर पंखों से एक प्रकार की काली चमक निकलने लगी। क्षेत्र के चारों ओर तैरती ऊर्जा की मात्रा तेजी से कमजोर से मजबूत हो गई। पंखों के पास की ऊर्जा और भी अधिक मजबूत थी। हालांकि जादुई जानवर की आंखों की चमक और भी मंद हो गई और कुछ ही समय में वह अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखने की ऊर्जा भी नहीं जुटा पाया। 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के पंखों से आती हुई तीव्र ऊर्जा को महसूस करते हुए रुद्र अपने आप को रोक नहीं सका और आने वाले हमले से बचने के लिए अपने चेहरे पर भारीपन लिए कुछ कदम पीछे हट गया। जादुई जानवर ने बहुत ऊंची आवाज में दहाड़ लगाई, मानो वह एक बार फिर रुद्र को आगे न बढ़ने की चेतावनी दे रहा हो। वह जादुई जानवर की आंखों में देख सकता था कि वह पूरी तरह से कमजोर अवस्था में था, फिर भी उसके पंखों पर संघनित ऊर्जा खींचे हुए धनुष की तरह प्रक्षेपित होने के लिए तैयार थी। ये जादुई जानवर के लिए जीवित रहने का अंतिम अवसर था। इस हमले में जो ऊर्जा थी वह जादुई जानवर की बची हुई आपूर्ति थी। यदि यह हमला चूक गया तो जादुई जानवर वध के लिए रखे गए मेमने से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा। रुद्र के पैर कुछ कदम पीछे हट गए और वह पहले से भी अधिक सतर्कता के साथ उस जादुई जानवर को गौर से देखने लगा। इस समय हल्की पवन तलवार अचानक रुद्र के हाथ से हवा में ऊंची उड़ान भरकर जादुई जानवर की ओर बढ़ी और फिर उसके ऊपर से गुजरी और फिर पीछे से उस पर वार करने के लिए मुड़ी। जैसे ही रुद्र अपनी चाल चलने वाला था, जैसे ही विशाल अर्धचंद्राकार हवा का झोंका रुद्र की ओर आया, जादुई जानवर के पंख कांपने लगे। रुद्र ने पहले से ही ऐसी चाल का अनुमान लगा लिया था और जब जादुई जानवर ने अर्धचंद्राकार हवा का झोंका छोड़ा तो वह एक बार फिर जमीन पर लुढ़क गया। उन्होंने सावधानीपूर्वक ये सुनिश्चित किया कि उनका बायां कंधा जमीन पर न घिसट जाए और हमले से बच निकले। अपने पंखों से हमला करने के तुरंत बाद जादुई जानवर ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। उसकी आंखों के चमकीले रंगों की चमक फीकी पड़ गई और वे थकी हुई सी दिखने लगी। उसी समय हवा में उड़ती हुई हल्की पवन तलवार कांपने लगी और वह नीचे गिरने लगी तथा उसकी पूरी ब्लेड से तलवार क्यूई की एक जबरदस्त मात्रा निकल रही थी। जल्द ही पूरी तलवार एक प्रकाश की चमक में लिपट गई।
सफेद चमक में नहाए हुए प्रकाश पवन तलवार का ब्लेड बाहर से नहीं देखा जा सकता था, जिससे यह बहुत रहस्यमय प्रतीत होता था। ध्वनि अवरोध के टूटने की आवाज के तुरंत बाद हल्की पवन तलवार जबरदस्त गति से जादुई जानवर की पीठ की ओर उड़ी। कच टक्कर की जोरदार आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि प्रकाश पवन तलवार की अत्यंत तीखी नोक जादुई जानवर की खोपड़ी को तोड़कर उसके मस्तिष्क में गहराई तक घुस गई थी। जादुई जानवर ने एक दयनीय चीख निकाली जो हवा में गूंज गई और उसके कंपन से रुद्र के कान के पर्दे भी हिल गए। कुछ समय बाद कंपन कमजोर पड़ने लगा और जादुई जानवर की पुतलियों में बची हुई रोशनी के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। शीघ्र ही जादुई जानवर की पलकें दुनिया की ओर से उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ प्रयास के बाद रुद्र पीला चेहरा लिए हुए जमीन से अस्थिर ढंग से रेंगता हुआ ऊपर आया और उसने जादुई जानवर की खोपड़ी में धंसी हुई हल्की पवन तलवार को देखा। इस भाग्यशाली दृश्य को देखकर वह अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार यह मर गया। कक्षा 5 जादुई जानवर की ताकत वास्तव में मजबूत है। मैंने नहीं सोचा था कि 2 बुरी तरह से घायल वर्ग 5 के जादुई जानवरों को मारने के लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि गोल्डन फर टाइगर किंग के साथ आखिरी मुठभेड़ उसकी ताकत की पूरी सीमा नहीं थी, रुद्र ने कमजोरी से बुदबुदाया। इसके बाद रुद्र जादुई जानवर की तरह गाय की ओर चले और उसके सिर से अपनी तलवार खींच ली। बैठकर उन्होंने विश्वसार के भीतर दीप्तिमान सन शक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे अपने शरीर के भीतर संघनित कर दिया। वह इन 2 जादुई जानवरों की लाशों से निपटने के लिए किसी भी तरह की जल्दी में नहीं था। सबसे पहले तो उसका शरीर शवों के साथ काम करने की स्थिति में नहीं था। यह भी तथ्य था कि आसपास अन्य जादुई जानवर भी हो सकते थे, इसलिए रुद्र की पहली प्राथमिकता जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर खुद को ठीक करना था। चूंकि रुद्र ने सर्वोच्च संत गुरु बनने की राह पकड़ ली थी, इसलिए उसकी आत्मा भी बढ़ गई थी। अब वह न केवल अधिक समय तक रेडिएंट सेंट फोर्स को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि इसकी अधिक मात्रा को भी नियंत्रित कर सकता था। इस बार रुद्र के कंधे पर घाव बहुत गंभीर था। उसके कंधे पर आई तीव्र ऊर्जा ने उसके घाव के कुछ हिस्सों को जला भी दिया था, इसलिए रेडिएंट सेंट फोर्स के साथ भी घाव को ठीक होने में कुछ समय लगेगा। 4 घंटे बाद रुद्र के चारों ओर की दुधिया सफेद चमक धीरे धीरे गायब हो गई और अंदर रुद्र का शरीर दिखाई देने लगा। पहले की अपेक्षा उसकी स्थिति बेहतर होने के बावजूद उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। 4 घंटे तक ऐसे घाव को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का उपयोग करने के बाद वह काफी थक गया था, लेकिन कम से कम वह पहले की तरह अत्यधिक नींद महसूस नहीं कर रहा था। रेडिएंट सेंट फोर्स का 4 घंटे तक प्रयोग करने से बहुत ही रहस्यमय प्रभाव पड़ा। उसके कंधे का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसकी त्वचा पर एक भी दाग नहीं दिखाई दे रहा था। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। अपने सिर को घुमाकर अपने बाएं कंधे पर मौजूद घाव को देखने के बाद उसने अपना हाथ उठाकर उस पर आई नई त्वचा को धीरे से छुआ। त्वचा को स्पर्श करके उसमें कोई विचित्रता महसूस किए बिना रुद्र केवल दीप्तिमान सन शक्ति के प्रभाव की प्रशंसा में आहें भर सका। रुद्र ने अपने क्षतिग्रस्त कपड़े फाड़कर उसके अंदर खून से सना हुआ शरीर दिखाया। फिर उसने अपने फटे हुए कपड़ों से खून पोंछना शुरू किया। धीरे धीरे खड़े होकर रुद्र की आंखों ने जमीन पर पड़ी 2 5वीं श्रेणी के जादुई जानवरों की लाशों को गहरी नजर से देखा। दिखने के आधार पर यह बर्फीला सफेद जादुई जानवर क्विक क्लाउड बीस्ट होना चाहिए। पुस्तकों में कहा गया है कि क्विक क्लाउड बीस्ट का शरीर छोटा था, लेकिन अस्वाभाविक रूप से फुर्तीला था और उसके बाल आसमान में बादलों के समान थे। और ये दूसरा जादुई जानवर जिसकी पीठ पर पंख हैं, ये जादुई आकाश पंख वाली गाय ही होगी। इसकी पीठ पर लगे पंखों का इस्तेमाल केवल हमला करने के लिए किया जा सकता है, उड़ान भरने के लिए नहीं। एक पल में ही रुद्र को पवित्र प्रकाश लाइब्रेरी में अपने सामने पड़ी लाशों की पहचान करने के लिए जो जानकारी मिली थी वह याद आ गई। मुझे यकीन है कि जादुई स्काईविंड गाय का राक्षस कोर पंखों के नीचे छिपा हुआ है और क्विक क्लाउड बीस्ट की खोपड़ी में है। रुद्र के हाथों में हल्की पवन तलवार प्रकट हुई, इससे पहले कि वह तेजी से त्वरित बादल जानवर के शरीर में घुस जाए और उसके सिर में छेद कर दे। कुछ प्रयासों के बाद क्विक क्लाउड बीस्ट के राक्षसी कोर को निकाल लिया गया, जिसके कारण कुत्ते जैसा जादुई जानवर अंत में कुछ विचित्र सा दिखने लगा। ये क्विक क्लाउड बीस्ट एक क्लास 5 जादुई जानवर था, लेकिन उनकी प्रजाति के प्रकार और सीमित क्षमता के कारण उनका शरीर कभी भी 2 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाया जब तक कि वे क्लास 6 के स्तर तक नहीं पहुंच गए। इस कारण उनके शरीर के भीतर का राक्षसी केंद्र भी केवल अखरोट के आकार का था। क्विक क्लाउड बीस्ट के राक्षस कोर को निकालने के बाद रुद्र जादुई स्काईविंड गाय की ओर बढ़ा और राक्षस कोर के लिए पंखों के नीचे के क्षेत्र में वार करने के लिए अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड का उपयोग किया। फिर काफी प्रयास के बाद उसने अंततः राक्षस कोर को उसके शरीर से बाहर निकाला। अन्य राक्षस कोर के विपरीत यह एक मूर्ति के आधे आकार का था। रुद्र ने अपनी शर्ट के फटे हुए टुकड़ों का उपयोग करके दोनों राक्षसों के शरीर से खून को सुखाया और फिर 2 चमकदार क्रिस्टल जैसे टुकड़े प्रकट किए। राक्षस के भीतर छिपी हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए रुद्र अपने अंदर थोड़ा डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कक्षा 5 और कक्षा 4 के जादुई जानवर के बीच इतना अंतर था। केवल राक्षस कोर को देखकर कोई भी स्पष्ट रूप से अंतर बता सकता था।
क्लास 4 मॉन्स्टर कोर की तुलना में क्लास 5 मॉन्स्टर कोर में अत्यधिक गुणात्मक उछाल था, जिसके साथ तुलना करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। इसके अलावा दो राक्षस कोर अलग अलग जादुई जानवरों से आने के बावजूद अंदर मौजूद ऊर्जा की मात्रा में शायद ही कोई अंतर था। केवल इन दो क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के साथ मुझे संदेह है कि वे मेरे लिए बहुत लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ खेती करता हूं। अपने हाथों में दोनों क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को पकड़कर रुद्र खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिल में ये सौभाग्य के अलावा और कुछ नहीं था। खुशी का माहौल कुछ क्षण के लिए और जारी रहा, फिर एक बार फिर शांत हो गया। अपना स्पेस बेल्ट निकालकर उसने कक्षा 5 के मॉन्स्टर कोर और लाशों को उसके अंदर रख दिया। श्रेणी 5 के राक्षस कोर के शव बहुत मूल्यवान थे, इसलिए रुद्र उन्हें उस तरह नहीं छोड़ सकता था जैसे उसने श्रेणी 3 या श्रेणी 4 के जादुई जानवरों को छोड़ा था। इन दो शवों के साथ ही रुद्र उन्हें ऊंचे दाम पर बेच सकता था, क्योंकि श्रेणी 5 जादुई जानवर या उससे उच्च श्रेणी के किसी भी शव की आमतौर पर किसी भी शहर में कोई मानक कीमत नहीं होती थी। इसका कारण यह था कि इतने उच्च श्रेणी के जादुई जानवर का खून और मांस खाने से शरीर को लाभ होता था। किसी जादुई जानवर का उच्च गुणवत्ता वाला मांस किसी की ताकत बढ़ा सकता है या शरीर को एक निश्चित तरीके से बदल सकता है। यहाँ मौजूद दो जादुई जानवरों में से बड़ी जादुई स्काईविंग गाय थी जो लगभग 4 मीटर बड़ी थी। इस बीच क्विक क्लाउड बीस्ट केवल 1 मीटर चौड़ा था, इसलिए रुद्र बड़ी मुश्किल से उन दोनों को अपने स्पेस बेल्ट में फिट कर पाया। दोनों जादुई जानवरों को अपने स्पेस बेल्ट में रखने के बाद रुद्र ने साफ कपड़ों का एक और सेट निकाला और उसे पहन लिया। यद्यपि उसने काफी समय से जादुई पशु पर्वत श्रृंखला को नहीं छोड़ा था, फिर भी उसने अन्य भाड़े के सैनिकों से जो कपड़े लिए थे उनकी मात्रा में कोई कमी नहीं थी। सब कुछ संभालकर रुद्र तुरंत वहां से चला गया। यद्यपि दो श्रेणी 5 जादुई जानवरों के बीच लड़ाई ने आसपास के सभी श्रेणी 4 जादुई जानवरों को डरा दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि अन्य श्रेणी 5 जादुई जानवर आसपास नहीं घूम रहे थे। यदि एक और श्रेणी 5 जादुई जानवर आ गया तो रुद्र उसके खिलाफ बिल्कुल भी लड़ने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक कि अपने शीर्ष संत मास्टर की ताकत के बावजूद उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि वह श्रेणी 5 के जादुई जानवर से भाग सकता है, जब तक कि वह किसी ऐसी प्रजाति के सामने न आ जाए जो विशेष रूप से धीमी हो, अन्यथा उसके पास भागने का मौका नहीं होगा। देखते ही देखते आधा महीना और बीत गया। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की गहराई में रुद्र ने एक सियान रंग के अजगर के हृदय में छुरा घोंपा और उसका राक्षसी कोर बाहर निकाला। फिर उसने नीचे की घास का एक टुकड़ा उठाकर उस पर लगे खून को पोंछ दिया। इस आधे महीने में मैंने केवल 10 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर एकत्र किए हैं। अपनी खेती के लिए मुझे कुछ बचाकर रखना चाहिए। फिलहाल अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय मुझे अपने शरीर की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा राक्षस कोर के भीतर मौजूद बेसिक तत्व किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी हालत में मुझे इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और बाहर की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। अपनी बात समाप्त करते समय रुद्र ने मुट्ठी के आकार के क्लास 4 मॉन्स्टर कोर पर बचे हुए खून को साफ कर दिया। इसके अलावा मैं अभी भी कबीर की अंतिम इच्छाओं को लेकर चल रहा हूँ। मुझे उसके परिवार को जल्दी से ढूंढना होगा। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला को छोड़कर वह जंगलों से गुजरते हुए और अनगिनत जादुई जानवरों और जंगली जानवरों को मारने के बाद 2 दिनों तक यात्रा करता रहा और अंततः एक बड़े घास के मैदान में पहुंचा। रुद्र वेक सिटी में वापस नहीं लौटा, क्योंकि तियानेक्सियों कबीले के तियानेक्सियोग्ली के पास पृथ्वी गुण वाली संत शक्ति थी। उस पृथ्वी संत बल के साथ उन्होंने रुद्र की फुर्तीली तलवारबाजी पर बेहतर रक्षात्मक लाभ हासिल किया। इतना ही नहीं, बल्कि तियानेक्सियोग्ली की ताकत भी पीक ग्रेट सेंट मास्टर के पास थी, इसलिए जब तक वह आदमी मर नहीं जाता रुद्र लापरवाही से वहां वापस नहीं जाना चाहेगा। इसके अलावा तियानेक्सियों कबीला वेक सिटी के प्रमुख कबीलों में से एक है, इसलिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भारी नुकसान के बावजूद निश्चित रूप से उनके कई व्यक्तिगत संबंध होंगे। जिस क्षण रुद्र वापस आएगा वह किसी अन्य महान संत गुरु से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, या यहाँ तक कि वह कई महान संत गुरुओं से घिरा भी हो सकता है। इस समय रुद्र की आंखों में एक चमक सी उभरी और फिर वह अचानक रुक गया। रुद्र को अपने सामने घास के बीच से किसी चीज की हलचल महसूस हुई। रुद्र की आंखों में एक ठंडी चमक थी जब वह अपने सामने घास के टुकड़े को देख रहा था। उसके कान फड़क रहे थे क्योंकि वह अपने आसपास की छोटी छोटी हलचलों को सुनने की कोशिश कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था जब वह उस दिशा में उड़ रहा था जिधर से हलचल की आवाज आ रही थी। कुछ ही सांसों के बाद हलचल की आवाजें पहले से भी अधिक तेज सुनाई देने लगी, यहाँ तक कि उन्हें बिना ध्यान दिए भी सुना जा सकता था। इसके अलावा घास के अंदर कंपन अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, मानो हवा किसी विशिष्ट क्षेत्र में बह रही हो। अचानक लंबी घास के पीछे से अनगिनत छायाएं उड़कर बाहर आईं। रुद्र बहुत शांत भाव से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ में प्रकाश पवन तलवार पकड़ी, वह अस्तित्व में आ गई। हाओ! इस समय एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी, क्योंकि एक नीले रंग की आकृति घास से निकलकर रुद्र की ओर बढ़ी। बिना एक बार भी पलटे रुद्र ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया, जबकि नीली आकृति उसके करीब से उड़ रही थी।
जब वह उड़ते हुए प्राणी के पास से गुजरा तो उसके दाहिने हाथ में पकड़ी हुई हल्की पवन तलवार चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गई। जैसे ही नीले रंग की आकृति उसकी ओर बढ़ी, वह अचानक जमीन पर गिर गई। नीचे देखने पर रुद्र को केवल एक नीले रंग का भेड़िया दिखाई दिया जिसके गले से खून की धार बह रही थी। जैसे ही यह भेड़िया जमीन पर गिरा, भेड़ियों का एक झुंड ऊंची घास से निकलकर रुद्र की ओर उड़ चला। उनमें से एक ने अपना बड़ा जबड़ा चौड़ा कर दिया, जिससे खून की विडंबनापूर्ण गंध बाहर आने लगी और असहनीय स्तर तक नाक पर हमला करने लगी। अभी भी शांत भाव के साथ रुद्र ने अपनी तलवार से बिजली की गति से वार करना जारी रखा और प्रत्येक आने वाले भेड़िए के गले पर घातक प्रहार किया। ये नीले भेड़िए केवल कक्षा 1 से 2 के स्तर के थे, इसलिए रुद्र को उनसे बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ। ऊंची घास की आड़ से नीले भेड़िए लगातार छलांग लगाते हुए रुद्र पर हमला कर रहे थे। हालांकि रुद्र की आगे की गति में एक कदम भी कमी नहीं आई और उसने तलवार के प्रहारों के जाल में अपना हथियार लहराया। हर पल उसकी तलवार उसके चारों ओर घूमती रहती थी और हर झटके के साथ एक और भेड़िया घातक रूप से घायल हो जाता था। घास में छिपे नीले भेड़ियों की संख्या हजारों में थी और उन्होंने रुद्र के चारों ओर लगभग 100 मीटर की परिधि में घेरा बना लिया था। अब जब रुद्र को मजबूती से घेर लिया गया था तो नीले भेड़िए ऊंची घास के पीछे चुपचाप घूम सकते थे। फिर भी जबकि रुद्र आसानी से एक नीले भेड़िए को मार सकता था, उसके हाथों केवल 20 ही मारे गए। यद्यपि उसे पता था कि उसके चारों ओर कितने नीले भेड़िए हैं, फिर भी रुद्र ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के जादुई जानवरों के समूह के विरुद्ध रुद्र बिना किसी ऊर्जा को बर्बाद किए आसानी से उनमें से प्रत्येक को एक ही वार में मार सकता था। यहाँ तक कि यदि भाड़े के सैनिकों का एक समूह नीले भेड़ियों के इस झुंड के सामने आ जाए तो उनसे निपटने के बाद उन्हें निश्चित रूप से सिरदर्द होगा, भले ही उनके साथ एक महान संत मास्टर भी हो। एक वर्ग 2 जादुई जानवर के लिए एक महान संत मास्टर को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब उनकी संख्या 1000 हो तो वे यूं ही खड़े रहकर आपको उन्हें मारने नहीं देंगे, बल्कि वे सभी आपको मारने के लिए आगे आएंगे। मैदान में ये नीले भेड़िए बहुत आम दृश्य थे, लेकिन अनगिनत नीले भेड़ियों को मारने के बाद रुद्र के हाथों में हल्की पवन तलवार लगभग मृत्यु के देवता की दरांती की तरह थी, जो निर्दयतापूर्वक जादुई जानवरों के जीवन को काट रही थी। बिना किसी अपवाद के रुद्र पर झपटने वाले प्रत्येक भेड़िए का दहाड़ते समय ही गला रेत दिया गया। यहाँ तक कि हवा में भी वे रुद्र की दरांती जैसी तलवार की तीव्रता से बच नहीं सके। रुद्र के पीछे खून की भारी मात्रा पहले ही एक रेखा में बदल चुकी थी जो ऊंची घास के ऊपर फैल गई थी। जहां तक ब्लू वुल्व्स के शवों की बात है, वे सभी एक पंक्ति में एक दूसरे के ऊपर बड़े करीने से रखे हुए थे। रुद्र द्वारा किए गए इस अंधाधुंध नरसंहार के बावजूद भेड़िए एक एक करके लंबी घास से बाहर निकल आए, मानो उन्हें चोट लगने या मौत का कोई डर नहीं था। किसी भी दर्शक की नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र एक घृणास्पद शत्रु था जिसे मारने के लिए वे मरने को तैयार थे। नीले भेड़ियों का खून हवा में बिखरता रहा, क्योंकि हल्की पवन तलवार ने अपने ब्लेड से आकाश को ढक लिया और खून के साथ मिश्रित होने के बाद तलवार की चमक स्पष्ट रूप से अलग हो गई। रुद्र के शरीर में कोई भी अप्राकृतिक हलचल नहीं थी। इस नरसंहार की शुरुआत से लेकर अब तक वह शांतिपूर्वक एक पंक्ति में आगे बढ़ता रहा, बिना ब्लू वुल्व्स के सामने या पीछे से उस पर हमला करने में सक्षम होने के। फिर भी वे उसकी आगे की गति को रोकने में असमर्थ थे। यह नरसंहार एक और घंटे तक जारी रहा और ज्यादा समय नहीं बीता कि रुद्र ने पहले ही कई 100 नीले भेड़ियों को मार डाला था, जबकि उसके शरीर पर खून का एक भी कण नहीं लगा था। आओ! इसी समय पीछे से एक भेड़िए की भयंकर गुर्राहट सुनाई दी। ये भेड़ियों के लिए एक आदेश था, जिसने घेरे के सामने खड़े प्रत्येक भेड़िए को तुरंत पीछे हटने के लिए कहा और पीछे कई 100 लाशें छोड़ दी जिनके पीछे हटने का कोई निशान नहीं था। भेड़ियों का झुंड जल्दी ही आया था, लेकिन वे जल्दी ही चले भी गए थे। पलक झपकते ही ब्लू वुल्व्स का एक भी निशान दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय सैकड़ों मृतकों के खून के जो जमीन पर एक ही निशान छोड़ गए थे। ये देखकर कि भेड़िए पीछे हट गए हैं, रुद्र ने अपनी हल्की पवन तलवार वापस ले ली। इस व्यापक नज़दीकी मुकाबले के बावजूद रुद्र का चेहरा लाल नहीं हुआ था और न ही उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अफवाहें थीं कि मैदान में जादुई जानवर अप्राकृतिक रूप से क्रूर थे। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सच है। प्रत्येक भेड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना या किसी डर के बिना मेरी ओर आया, रुद्र ने मन ही मन सोचा। इस कठिन परीक्षा के बाद भी रुद्र की दिशा नहीं बदली और वह एक ही लाइन पर चलता रहा। उसके पीछे पड़ी सभी लाशों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे केवल श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के जादुई जानवर थे। शवों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद रुद्र जैसी शक्ति वाले व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि शवों को इकट्ठा करने और उन्हें संग्रहित करने में समय लगाना व्यर्थ था। यह निश्चित रूप से ऐसा कार्य नहीं था जिसमें रुद्र अपना समय बर्बाद करना चाहता था। इस घास के मैदान का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, इसलिए रुद्र को 2 दिन तक चलना पड़ा। तब जाकर वह उस क्षेत्र के अंत तक पहुंचा जो एक उजाड़ भूमि में बदल गया था। 4 घंटे और चलने के बाद वह अंततः एक आधिकारिक सड़क पर पहुंचा, जहां उसे वहां से गुजरी एक गाड़ी के निशान दिखाई दिए। सड़क पर कारवां का एक छोटा समूह धीरे धीरे रुद्र की दिशा में आगे बढ़ रहा था। समूह को देखते हुए
हजारों मीटर दूर होने के बावजूद रुद्र उनकी आकृति को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समूह में केवल 10 कारवां और लगभग 40 लोग थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक ऊंचे घोड़े पर बैठा था और समूह के बीच में एक शानदार कारवां था। रुद्र अपनी नियमित गति से चलते हुए जल्दी ही कारवां के समूह के पास पहुंच गया। घोड़ों पर बैठे प्रत्येक सैनिक ने रुद्र की ओर तीखी नजर से देखा। उनमें से कुछ ने जब रुद्र के शरीर को देखा तो वे उससे दूर हो गए, जैसे उन्हें उसकी कोई परवाह ही न हो। जैसे ही रुद्र कारवां समूह से लगभग 5 मीटर दूर था, दोनों पक्ष अचानक रुक गए क्योंकि रुद्र का रास्ता उनके समूह को आगे बढ़ने से रोक रहा था। इस पर जो भाड़े के सैनिक पहले रुद्र की ओर देख रहे थे, वे अब मित्रवत नहीं लग रहे थे। उनमें से कुछ की आंखों में पहले से ही हत्या की थोड़ी सी मंशा दिखने लगी थी। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी रुद्र पर चिल्लाया। दूसरे व्यक्ति के गुस्से की परवाह न करते हुए रुद्र ने अपना हाथ हिलाया और कहा, साथी यात्रियों, यह व्यक्ति खो गया है, इसलिए सोच रहा है कि क्या क्षण भर के लिए कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सुनकर कई भाड़े के सैनिकों की बाहें तन गई। महाद्वीप पर यात्रा करने वाले भाड़े के सैनिक यदि उस इलाके से परिचित नहीं होते थे तो उनमें से कई अपने साथ नक्शा लेकर आते थे। रुद्र जैसे लोग आमतौर पर देखने को नहीं मिलते थे, इसलिए रुद्र द्वारा कही गई बातों को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता था। अपनी बकवास बंद करो, जल्दी करो और भाग जाओ, अन्यथा इस चाचा को असभ्य होने का दोष मत दो, अधिक हिंसक भाड़े के सैनिकों में से एक ने गुर्राहट के साथ कहा। यह वृद्ध व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को इस तरह हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था कि सभी की नज़र उस पर पड़ गई। साथ ही उसने जो छोटी पैंट पहन रखी थी वह भी सबकी नज़र में आ गई। रुद्र का चेहरा थोड़ा नीचे झुक गया और वह ठंडे भाव से उस भाड़े के सिपाही की ओर देखने लगा जो बोल रहा था, आप बेहतर होगा कि अपना मुंह साफ करें, अन्यथा आपको लगेगा कि आपकी जान जाने के लिए बस एक ही वाक्य काफ़ी होगा। इस भाड़े के सैनिक की बातें सुनकर रुद्र स्पष्टतः नाराज हो गए थे। रुद्र के शब्दों से अन्य भाड़े के सैनिकों का रंग कुछ उतर गया। जो व्यक्ति रुद्र को देख रहा था उसका हृदय कांप उठा, मानो उस क्षेत्र में अचानक ठंड फैल गई हो। पहले तो उस आदमी को थोड़ा डरपोकपन महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसे धमकी देने वाला व्यक्ति केवल 20 साल का है, उसके अंदर की कायरता गुस्से में बदल गई और फिर उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, साथी मित्र, आपके शब्द बहुत ज्यादा हैं। इस आवाज़ से सभी ने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी काले घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन जब उसने रुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखों में बर्फीली चमक थी। कैप्टन गौतम, कैप्टन गौतम। जैसे ही यह आदमी अपने काले घोड़े के साथ सामने आया, आसपास के सभी सैनिक उसका नाम पुकारने लगे। रुद्र ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, ऐसा कुछ कहने से पहले आपको अपने अधीनस्थों को अनुशासित करना चाहिए। बड़े भाड़े के सिपाही ने रुद्र को खतरनाक तरीके से घूरते हुए कहा, कितना घमंडी, तुम एक ऐसे लड़के से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसे उसकी माँ ने नहीं पढ़ाया है। हमारे कप्तान का अनादर करने का साहस करने के लिए क्यों न मैं आपकी माँ को आपको अनुशासित करने में मदद करने के लिए यहाँ ले आऊं। वह घोड़े से उतरकर मूर्ति तानकर रुद्र की ओर चलने लगा। अपनी माँ के बारे में ये बात सुनकर रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आंखों से हत्या की तीव्र भावना बहने लगी। अपना बायां हाथ उठाकर उसने वृद्ध व्यक्ति के आने वाले थप्पड़ को रोका और फिर तुरंत अपना दायां हाथ उसके पेट में डाल दिया। कच, जैसे ही रुद्र की संत शक्ति से भरपूर मुट्ठी उस आदमी के पेट पर पड़ी, तुरंत हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुरंत ही उसकी छाती में एक गड्ढा दिखाई देने लगा। एक दयनीय चीख के साथ आदमी का चेहरा पूरी तरह से हिंसक भाव से भर गया और उसका सावला चेहरा पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद रुद्र का आकार धुंधलेपन में गायब हो गया, क्योंकि ठंडी हवा के झोंके के साथ उसका पैर एक बार फिर उस आदमी की छाती से टकराया। भाड़े का सैनिक हवा में बहुत ऊपर उड़ गया और अंततः एक जोरदार धमाके की आवाज़ के साथ 10 मीटर दूर जमीन पर गिरा। उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और धूल हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा जो पहले से ही पीला पड़ चुका था, अब थोड़ा मुरझाने लगा था। ये देखकर कि वह वृद्ध सैनिक जमीन से ऊपर आने के लिए संघर्ष कर रहा था, अन्य सैनिक अविश्वास से देखने लगे। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया स्तब्ध दृष्टि के साथ उन्होंने धीरे धीरे चिल्लाना शुरू कर दिया और रुद्र पर हमला करने के लिए अपने ऋषि शस्त्रों को निकाल लिया। अपना हाथ रोको, कैप्टन गौतम नाम का एक व्यक्ति अपने काले घोड़े से अचानक चिल्लाया। एक क्षण में ही उसने रुद्र पर आक्रमण करने वाले प्रत्येक भाड़े के सैनिक को रोक दिया। कैप्टन गौतम ने गंभीर चेहरे से रुद्र की ओर देखते हुए अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। माननीय, क्या आप सचमुच बिना किसी अन्य उद्देश्य के केवल दिशा निर्देश चाहते हैं? सही, रुद्र ने सिर हिलाया। कैप्टन गौतम, इस जूनियर को एक नक्शा दीजिए। जैसे ही रुद्र ने अपनी बात समाप्त की, पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। यद्यपि आवाज़ बहुत बुजुर्ग जैसी लग रही थी, लेकिन वातावरण काफ़ी प्रभावशाली हो गया था। उस बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर रुद्र ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया तो देखा कि आलीशान कारवां का एक छोटा समूह उसकी ओर आ रहा है। कैप्टन गौतम के चेहरे पर सम्मान का भाव उभर आया और उन्होंने कारवां की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ बड़े साहब। कैप्टन गौतम जो प्रदर्शन दिखा रहे थे, उसे देखकर रुद्र की आंखें चमक उठीं।
कारवां को देखकर वह बता सकता था कि कारवां में वास्तव में लोग हैं, लेकिन दूरी के कारण वह उनकी सही संख्या का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। तभी कैप्टन गौतम ने अपने स्पेस बेल्ट से चर्मपत्र का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा निकाला और रुद्र की ओर फेंका। ये सीतापुर साम्राज्य का नक्शा है, इसे ले लो। रुद्र ने चर्मपत्र को खोला और उसे वापस लपेटने से पहले उस पर एक संक्षिप्त नजर डाली। अपने हाथों को कप में भरकर वह बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। रुद्र के शरीर को और भी दूर बढ़ता देख कैप्टन गौतम चिल्लाया, आगे बढ़ो। रुद्र द्वारा मारे गए भाड़े के सैनिक को उठाकर घोड़े पर बिठाने के बाद समूह ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रुद्र कुछ देर तक कारवां को किनारे से दूर जाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि कारवां का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक महान संत गुरु था, इसलिए ऐसे व्यक्ति का सम्मानजनक लहजा देखकर रुद्र वास्तव में कारवां के अंदर के व्यक्ति के बारे में जानने को उत्सुक था। कारवां के भीतर उसे केवल एक ही चीज महसूस हो रही थी, वह थी किसी व्यक्ति की सांसें। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। हा नौजवान, एक युवा के लिए तुम्हारी जैसी ताकत रखना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत करते रहो, मुझे विश्वास है कि बहुत दूर नहीं भविष्य में तुम निश्चित रूप से महाद्वीप को हिला दोगे। जब रुद्र कारवां के पास से गुजरा तो उसे उस बुजुर्ग की आवाज धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाती हुई सुनाई दी, मानो वह बुजुर्ग उसके ठीक बगल में खड़ा हो। रुद्र का चेहरा थोड़ा बदल गया था क्योंकि वह अचानक कठोर हो गया था। तुरंत ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह अविश्वास से उस कारवां को देखता रहा जो अभी अभी वहां से गुजरा था। उसने अभी अभी कारवां के अंदर से इस बुजुर्ग की आवाज सुनी थी। रुद्र के चेहरे पर अविश्वास के भाव के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ कि कारवां की रखवाली कर रहे भाड़े के सैनिकों ने ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया। रुद्र द्वारा ध्वनि सुनने से पहले उनके चेहरों पर कोई अंतर नहीं था। युवक, यदि तुम एक दिन पवित्र साम्राज्य तक पहुंच सको तो तुम मुझे इस बैज का उपयोग करते हुए पा सकते हो। उसी क्षण बुजुर्ग की आवाज एक बार फिर आई, बिना उसी रहस्यमय स्वर के। आवाज के साथ ही एक बैंगनी चमकता हुआ बिल्ला खिड़की से उड़कर रुद्र के हाथों में आ गया। कारवां की रखवाली कर रहे कुछ भाड़े के सैनिक अचानक रुद्र की ओर अत्यधिक ईर्ष्या से देखने लगे और उसके हाथ में मौजूद वस्तु को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। अपने हाथ में चमकते इस बैंगनी पदक को देखकर रुद्र के हृदय में ऐसा महसूस होने लगा मानो लहरें लगातार उस पर टूट रही हों। उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि इस कारवां में बैठा रहस्यमय व्यक्ति निस्संदेह एक अत्यंत गहन विशेषज्ञ था। उन्होंने ये पदक पाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्हें पता था कि यह पदक निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य लोग पा सकें। रुद्र के हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। कारवां में एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, तो ऐसा क्यों था कि उसके समूह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक महान संत मास्टर था। इस समूह में औसत संख्या केवल एक महान संत की थी, तथा कुछ तो उस स्तर के भी नहीं थे। इसके अलावा इतने सारे सामानों को इस तरह खुले में ले जाया जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास स्पेस बेल्ट या स्पेस रिंग भी नहीं थी? के जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, खांसी की स्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगी। रुद्र ने कारवां को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना कि आमतौर पर होता है। रुद्र ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने हाथ में रखे बैंगनी रंग के पदक को देखा। ये पदक केवल उसके हाथ के आकार का था और एक उंगली चौड़ा तथा छूने पर भारी था। ये पदक पूरी तरह से बैंगनी सिक्कों से बनाया गया था, इसलिए इस वस्तु को परिष्कृत करने और बनाने का एक विशेष तरीका रहा होगा। और चूंकि ये बैंगनी सिक्कों से बना था, इसलिए इसकी कीमत अस्वाभाविक रूप से अधिक होगी। पवित्र साम्राज्य में पवित्र शहर, जो फीनिक्स महाद्वीप के राजधानी शहरों में से एक है। यह वह स्थान भी है जहां पवित्र साम्राज्य का शासक निवास करता है। आखिर इस रहस्यमय आदमी की क्या पहचान है? रुद्र बुदबुदाया। कारवां में रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बाद रुद्र को कुछ संदेह हुआ। ये देखते हुए कि कैप्टन गौतम ने कारवां में बुजुर्ग को किस प्रकार आदरपूर्वक पुकारा था और रुद्र बुजुर्ग की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं माप सकता था, बुजुर्ग निश्चित रूप से कोई महान संत गुरु नहीं थे। महान संत गुरुओं के विरुद्ध रुद्र आसानी से उनके साधना स्तर को समझ सकता था, लेकिन जब बात विशेष रूप से इस बुजुर्ग की आई तो रुद्र को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी ताकत कम से कम एक पृथ्वी संत मास्टर के बराबर है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बैज किस कारण से दिया? रुद्र ने अपने हाथ में रखे बैंगनी सिक्के से बने पदक की ओर देखा। इस पदक पर कोई शब्द नहीं लिखा था, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न बने हुए थे। इसे भूल जाओ, इसका पता लगाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मैं सड़क पर रहना पसंद करूंगा। जब तक मुझ में पर्याप्त शक्ति नहीं आ जाती, मेरे लिए पवित्र शहर जाने तक इंतजार करना ही सबसे अच्छा होगा। रुद्र ने पदक को अपने अंतरिक्ष वलय में संग्रहित करने और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले निर्णय लिया। सड़क पर असामान्य रूप से शांति थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी कभी कभी दिन के समय कई कारवां और भाड़े के सैनिक अपने जादुई जानवरों पर सवार होकर निकलते थे। अब जब रुद्र के पास नक्शा था तो उसे खो जाने की चिंता नहीं रही। नक्शे के अनुसार रुद्र 3 दिन तक चलता रहा और अंततः वह राजतपुर शहर पहुंच गया।
राजतपुर शहर एक श्रेणी 2 शहर था जिसका क्षेत्रफल कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। जब वह बाहरी इलाके में पहुंचा तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चमड़े के कपड़े पहने भाड़े के सैनिकों का एक समूह अनेक आकार के जादुई जानवरों पर सवार था, जबकि अन्य कारवां धीरे धीरे अपना सामान सड़क पर ले जा रहे थे। सभी प्रकार के विषय आवाजों के एक साथ मिल जाने से बन रहे थे। रुद्र सड़क के साथ साथ भूमि के अंतिम हिस्से तक गया और धीरे धीरे शहर की दीवारों को पार कर गया। रुद्र के साथ अन्य भाड़े के सैनिक भी चल रहे थे जो अकेले ही यात्रा कर रहे थे, अतः रुद्र ने अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। रजतपुर शहर के द्वार पर कई पहरेदार बिल्कुल सीधे खड़े थे और ठंडी निगाहों से शहर में प्रवेश करने वालों पर नजर रख रहे थे। चुप रहो, तुम क्या कर रहे हो? उसी समय एक ठंडी आवाज चिल्लाई। सिर घुमाकर देखने पर सभी को एक कारवां समूह दिखाई दिया जिसे एक नगर रक्षक द्वारा रोका जा रहा था। इसके साथ ही कढ़ाईदार कपड़े पहने एक छोटा लेकिन मोटा आदमी आगे आया और उसने गार्ड का हाथ इस तरह से खींचने का नाटक किया जैसे वह उसका दोस्त हो। वह व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक गार्ड के ठंडे हाथों में कुछ सोने के सिक्के थमाते हुए उसके कान में कुछ शब्द बोलते हुए मुस्कुराने लगा। गार्ड ने उस आदमी द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को चुटकी में लिया और गंभीर चेहरे के साथ उन्हें आपस में रगड़ने लगा। फिर वे धीरे धीरे पिघल गए। प्रसन्न भाव से हाथ हिलाते हुए उसने पुकारा, आप अंदर आ सकते हैं। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक व्यापारी को, जिसे गार्डों द्वारा रोका जाता था, प्रवेश के लिए एक छोटा सा शुल्क देना पड़ता था। फीनिक्स महाद्वीप पर यह एक बहुत ही आम प्रथा थी, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने ये टोल देने से इनकार कर दिया था। बेशक सुरक्षाकर्मी ये दिखावा करते थे कि उनके कारवां में खतरनाक सामान है और जबरन तलाशी लेने से पहले उन्हें अंदर नहीं जाने देते थे। इस अशिष्टता ने कई लोगों को असंतुष्ट कर दिया था, लेकिन चूंकि ये रक्षक अभी भी शहर के सैनिक थे, इसलिए कई लोग उनके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। इन रक्षकों के सामने कुछ अधिक हिंसक भाड़े के सैनिक भी केवल अपना गुस्सा ही दबा पाते थे। हालांकि रुद्र कर का भुगतान किए बिना ही रजतपुर शहर में प्रवेश करने में सफल रहा। पहरेदारों के लिए रुद्र एक अकेला यात्री था जो किसी भी तरह का सामान नहीं ले जा रहा था, इसलिए वे उसकी परवाह नहीं करते थे। ये केवल व्यापारियों के लिए ही था कि वे किसी व्यक्ति का रास्ता रोकें। वर्ग 2 शहर के रूप में राजतपुर शहर अपेक्षाकृत विशाल था, जो वेक सिटी से काफी हद तक बड़ा था। जैसे ही रुद्र ने शहर में प्रवेश किया, वह निकटतम अस्तबल में गया और शहर के केंद्र तक जाने के लिए अपने लिए एक अच्छा दिखने वाला घोड़ा खरीदा। शहर की चौड़ाई के कारण यदि किसी के पास यात्रा करने के लिए घोड़ा न हो तो रजतपुर शहर के पूर्व से पश्चिम द्वार तक पैदल जाने में आधे दिन से अधिक समय लग जाएगा। कुछ देर तक घोड़े पर यात्रा करने के बाद वह अंततः एक बैंक में रुका। अपना घोड़ा बांधकर वह बैंक में घुस गया। बैंक के अंदर रुद्र ने अपने पास मौजूद सभी तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों को बैंगनी सिक्कों में बदल दिया। केवल कुछ सिक्के ही बिना बदले बचे रह गए, जिनका उपयोग वह अपने दैनिक खर्च के लिए कर सके। उसने जो धन परिवर्तित किया था, उसका अधिकांश भाग जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बिताए समय से आया था, जहां रुद्र ने मृत भाड़े के सैनिकों के शवों और अंतरिक्ष बेल्टों से सारा धन एकत्र कर लिया था। इससे पहले कि रुद्र सभी सिक्कों को अपने स्पेस बेल्ट में वापस डालने वाला था, उसने गिन लिया था कि उसके पास कितने बैंगनी सिक्के हैं। अप्रत्याशित रूप से वहां लगभग 30,000 बैंगनी सिक्के थे और उसके पास पहले से मौजूद बैंगनी सिक्कों को जोड़कर उसके पास कुल 40,000 से अधिक बैंगनी सिक्के हो गए। बैंक से निकलने से पहले उसने बैंक से एक बैंगनी रंग का कार्ड ले लिया था। इस कार्ड को फीनिक्स महाद्वीप पर सभी लोग पर्पल कार्ड कहते थे। बैंगनी कार्ड का उपयोग फीनिक्स महाद्वीप के सभी लोगों द्वारा किया जाता था जो इतने सारे बैंगनी सिक्के ले जाने से जगह बचाना चाहते थे। बैंगनी कार्ड एक स्पेस बेल्ट की तरह था जिसमें सिक्के रखने के लिए अपना अंतरआयामी स्थान था, लेकिन इसका उपयोग बैंगनी सिक्कों की मात्रा को मापने के लिए किया जाता था। पर्पल कार्ड के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर अपना पैसा निकाल सकेगा। कई उच्च संस्थान तो भुगतान के रूप में पर्पल कार्ड भी लेते थे, इसलिए ये पर्पल सिक्कों के अलग अलग ढेरों को साथ लेकर चलने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक था। बैंगनी कार्ड रुद्र के हाथ के आकार का केवल आधा था और इसे विशेष शोधन के माध्यम से बनाया गया था। यद्यपि यह कार्ड स्वयं कमजोर दिखता था, किंतु वास्तव में यह बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि पृथ्वी संत मास्टर भी इस कार्ड को क्षति नहीं पहुंचा पाते। पर्पल कार्ड प्राप्त करना इतना कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी इतना आसान भी नहीं था कि आम लोग इसे प्राप्त कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 10,000 बैंगनी सिक्के होने चाहिए। पर्पल कार्ड न केवल किसी की पहचान का प्रतीक था, बल्कि उसकी संपदा का भी प्रतीक था। बैंगनी कार्ड में बैंगनी सिक्के जोड़ने के लिए बैंक के विशेष उपकरण की आवश्यकता होती थी, इसलिए आम लोगों के पास सिस्टम को धोखा देने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि बैंक केवल कार्ड को पहचानेंगे, मालिक को नहीं। यदि कोई व्यक्ति मूल मालिक न भी हो तो भी पर्पल कार्ड का उपयोग फीनिक्स महाद्वीप के किसी भी बैंक द्वारा किया जा सकेगा। बैंक से बाहर निकलते हुए रुद्र ने पर्पल कार्ड अपने हाथ में पकड़ लिया। इसमें उनके सभी 40,000 बैंगनी सिक्के थे तथा उनके निजी हितों के लिए उपयोग हेतु कोई अन्य सिक्का नहीं बचा था।
जब बैंक में मौजूद लोगों ने रुद्र के हाथ में पर्पल कार्ड देखा तो वे सब ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि कई लोग पहले से ही अन्य विचारों से उसकी ओर देख रहे थे। रुद्र ने अपने चारों ओर लोगों को देखा और मुस्कुराया। बैंगनी कार्ड को अपने स्पेस बेल्ट में रखकर रुद्र अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। इसके बाद चारों ओर पूछताछ करने के बाद रुद्र एक दुकान पर पहुंचा जो राक्षस कोर में विशेषज्ञता रखता था, लेकिन काफी बड़ा था। नीले पत्थर की सामग्री से बनी यह इमारत 3 मंजिलों वाली थी। हालांकि वहां कई भाड़े के सैनिक थे जो राक्षस कोर बेचते थे, लेकिन वे मुख्य रूप से निम्न स्तर के थे। उच्च स्तरीय राक्षस कोर देखने में कम आम थे, इसलिए यदि कोई वास्तव में एक खरीदना चाहता था तो उन्हें स्टोर पर जाना होगा। दुकान जितनी बड़ी होती, राक्षस कोर की गुणवत्ता उतनी ही उच्च होती। इसके अलावा राक्षस कोर बेचने वाली दुकानों में इनकी आपूर्ति बहुत अधिक थी, जबकि भाड़े के सैनिकों के पास बिक्री के लिए केवल 3 या 5 वर्ग 1 या 2 राक्षस कोर ही थे। यदि कुछ प्रभावशाली कबीले बड़ी मात्रा में राक्षस कोर खरीदना चाहते थे तो वे उन्हें खरीदने के लिए इन दुकानों पर जाते थे। मॉन्स्टर कोर शॉप में प्रवेश करते हुए रुद्र को लगा कि इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। यहाँ पर कोई मॉन्स्टर कोर की व्यवस्था भी नहीं थी, केवल कुछ महिला क्लर्क ही काम कर रही थीं, लेकिन इसके अलावा ये जगह किसी भी तरह से मॉन्स्टर कोर की दुकान जैसी नहीं लगती थी। कुछ उलझन के साथ रुद्र उनके पास गया और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह वह जगह है जहाँ वे राक्षस कोर बेचते हैं? ये सुनकर महिला क्लर्क ने आश्चर्यचकित होकर रुद्र के सुंदर और नाजुक चेहरे को देखा। रुद्र जैसे खूबसूरत चेहरे को देखकर वह एक पल के लिए रुकी और फिर खुशी से बोली, क्या तुमने हमारे स्टोर के बाहर का साइन देखा? यदि हमारा मॉन्स्टर कोर हेवन स्टोर मॉन्स्टर कोर नहीं बेचता तो ये कौन सी जगह होती? रुद्र ने खाली हॉल को देखते हुए शर्मिंदगी भरी मुस्कान बिखेरी, तो फिर वहां एक भी राक्षस कोर प्रदर्शन के लिए क्यों नहीं है? शायद यह रुद्र की उपस्थिति के कारण था जो उसे महिलाओं के लिए अप्रतिरोध्य बनाता था, लेकिन क्लर्क ने उसे घूरते हुए प्रसन्नतापूर्वक समझाया, हमारा मॉन्स्टर कोर हेवन स्टोर केवल दूसरे और तीसरे तल पर हमारे उच्च स्तर के मॉन्स्टर कोर प्रदर्शित करता है। पहली मंजिल पर केवल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर हैं, लेकिन चूंकि वे बेहद आम हैं, इसलिए उन्हें प्रदर्शन पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर रुद्र को अचानक प्रकाश दिखाई दिया। ये स्टो की केवल पहली कहानी थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि स्टो इस तरह काम करता है। महिला क्लर्क ने आगे कहा, आप कौन सा मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते थे? यदि आप क्लास 1 मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आप कितने खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 2 मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं तो आपको दूसरी मंजिल पर जाना होगा। रुद्र ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, मैं यहाँ मॉन्स्टर कोर खरीदने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप मॉन्स्टर कोर खरीद रहे हैं? महिला क्लर्क ने आश्चर्यचकित चेहरे से रुद्र को देखा, क्या आप राक्षस कोर बेच रहे हैं? सही, रुद्र ने सिर हिलाया। क्लर्क की आंखों में अविश्वास का भाव भर गया और वह रुद्र को देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि इतना सुंदर युवक राक्षस कोर खरीदने के बजाय उसे बेचने की कोशिश क्यों कर रहा था। वह कई वर्षों से इस स्टोर पर काम कर रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब ऐसा कोई व्यक्ति आया था। आमतौर पर यह हमेशा हटे कट्टे पुरुषों का समूह होता था। इसके बावजूद उसने रुद्र की ओर उपेक्षा से नहीं देखा, बल्कि एक मधुर मुस्कान के साथ बोलना जारी रखा, हम यहाँ राक्षस कोर भी खरीदते हैं, इसलिए यदि आप जो राक्षस कोर बेचना चाहते हैं उसे बाहर लाएं। रुद्र ने तुरंत 2 स्पेस बेल्ट निकाली और महिला क्लर्क को सौंप दी। इन 2 अंतरिक्ष बेल्टों में कक्षा 1 और 2 मॉन्स्टर कोर थे। क्लर्क ने 2 स्पेस बेल्ट ले ली और उनके अंदर राक्षस कोर की मात्रा का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया, क्योंकि स्पेस बेल्ट में क्लास 1 और 2 मॉन्स्टर कोर की संख्या लगभग 2000 थी। ये पहली बार था जब उसने इतने सारे मॉन्स्टर कोर देखे थे। गहरी सांस लेते हुए महिला क्लर्क ने जटिल भाव से रुद्र के सुंदर चेहरे को देखा, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं दुकानदार के साथ अभी आती हूँ। स्पेस बेल्ट रुद्र को वापस सौंपते हुए वह मुड़ी और दूसरी मंजिल की ओर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही कढ़ाईदार नीला लबादा पहने एक व्यक्ति उसी महिला कर्मचारी के साथ नीचे आया। दुकानदार जेम्स, यह वही है जो राक्षस कोर बेचना चाहता है, महिला क्लर्क ने दुकानदार को रुद्र के पास लाते हुए कहा। दुकानदार जेम्स ने अपना अधेड़ सिर हिलाया और रुद्र की ओर देखकर मुस्कुराया, जूनियर, क्या तुम मेरे लिए राक्षस के कोर बाहर ला सकते हो? रुद्र ने दुकानदार जेम्स को दिखाने के लिए स्पेस बेल्ट लाने में कोई संकोच नहीं किया। स्पेस बेल्ट की सामग्री का निरीक्षण करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए दुकानदार जेम्स की आंखें भी अचानक आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उसने स्पेस बेल्ट के भीतर राक्षस कोर की मात्रा देखी। एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर कोर बेचना ऐसा कुछ है जो राजतपुर शहर में अक्सर नहीं देखा जाता है। अधेड़ उम्र का आदमी रुद्र को देखते हुए बोला, जूनियर, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊं? मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। रुद्र मुस्कुराया, दुकानदार, क्यों न हम बात करें कि आप इसे कितने पैसे में खरीदना चाहेंगे? हम ऐसा कर सकते हैं, कृपया मुझे इस पर एक क्षण सोचने की अनुमति दें। वह आदमी हंसा। बिना कोई और बातचीत किए वह रुद्र को एक गुप्त कमरे में ले गया ताकि वे राक्षस के केंद्रों पर जा सकें।
जब सभी राक्षसों के कोर गिने गए तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रुद्र को कुल 5000 बैंगनी सिक्के दिए। बैंगनी सिक्के लेते हुए रुद्र ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और इमारत से बाहर चला गया। अपने घोड़े पर सवार होकर भीड़ भरे बाजार में जाकर उन्होंने बाहरी दुनिया में जीवित रहने के लिए कई जोड़े कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दीं। तभी भीड़ के जोरदार शोर ने रुद्र का ध्यान खींचा। मैंने सुना है कि वार्षिक नीलामी 10 दिन बाद होने वाली है। इस बार बहुत सारे अनमोल खजाने होंगे। हाँ, इस साल यह नीलामी जरूर होनी चाहिए। कौन जाने वहां क्या खजाना मिलेगा। राजतपुर शहर की हेवनली फीनिक्स नीलामी बहुत प्रसिद्ध है। वार्षिक नीलामी में आमतौर पर अन्य शहरों से भी कई लोग भाग लेते हैं, इसलिए इसमें निश्चित रूप से भीड़ होगी। नीलामी। दूसरों की बातें सुनकर रुद्र मन ही मन चिल्लाया। अब ये सोचते हुए उसे उस क्षेत्र में घूमने की कोई इच्छा नहीं रही और वह तुरंत सड़क पर वापस चला गया ताकि वह रजतपुर शहर के केंद्र में उस स्थान को खोज सके जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। इमारत असाधारण रूप से ऊंची थी। केवल 2 मंजिला होने के बावजूद ये पास की 4 मंजिला सराय से कई दर्जन मीटर ऊंची थी। यहाँ तक कि इसका क्षेत्र भी भाड़े के सैनिकों के संघ की तुलना में बड़ा था, जो लगभग उसी आकार का था। नीलामी घर के विशाल द्वार के ऊपर एक 3 मीटर ऊंचा बोर्ड लगा था, जिस पर सुंदर सुलेख में 4 शब्द हेवनली फीनिक्स नीलामी घर लिखे हुए थे। नीलामी घर में भी बहुत से लोग आते जाते रहे। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ रुद्र अपने घोड़े से उतरकर नीलामी घर के पास स्थित सराय में एक कमरा किराए पर लेने के लिए चला गया। उसके बाद उसने घोड़े को जाने दिया। कुछ दिनों के बाद रुद्र घूमते घूमते एक सुनसान इलाका ढूंढने लगा, जहां उन्होंने अपने स्पेस बेल्ट से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। एक कप चाय उबालने में जितना समय लगा, उसके बाद रुद्र एकदम अलग भाव में खड़ा हुआ। इस बार वह एक साधारण दिखने वाले काले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था। यदि वह भीड़ में घुल मिल जाता तो कोई भी उसका चेहरा याद नहीं रख पाता, सिवाय इसके कि उसके चेहरे के बाईं ओर एक छोटा सा निशान था। भेष बदलने के बाद रुद्र ने अपने कपड़े बदले और फिर हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की ओर चल पड़ा और फिर उसके अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि उसके चारों ओर लोगों का एक निरंतर आवागमन चल रहा है। इस समय तक वार्षिक नीलामी शुरू होने वाली थी, इसलिए कई लोग पहले से ही नीलामी के लिए अपनी कीमती वस्तुओं को पंजीकृत कराने का प्रयास कर रहे थे। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन सी वस्तु पंजीकृत करना चाहते थे? जैसे ही रुद्र ने नीलामी घर में प्रवेश किया, एक महिला कर्मचारी ने उसे प्यार से पुकारा। क्या आप कृपया इस जगह के अधिकारी को बुला सकते हैं? मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। रुद्र के गले से एक गहरी आवाज निकली। उसने अपनी आवाज भी बदल ली थी। हाँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। महिला कर्मचारी ने नीलामी घर में आगे बढ़ने के लिए उस क्षेत्र से जाने से पहले रुद्र का अध्ययन किया। एक क्षण में अमीर दिखने वाले कपड़े पहने हुए एक सफेद बालों वाला आदमी सम्मानजनक चेहरे के साथ रुद्र की ओर चलता है। उसके पीछे एक महिला कार्यकर्ता खड़ी है। बड़े विराज, यह वह व्यक्ति है जो आपको ढूंढ रहा है। महिला ने रुद्र की ओर मुड़ते हुए कहा। सर, ये हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के उच्च स्तरीय मूल्यांकनकर्ता एल्डो विराज हैं। रुद्र ने अभिवादन के लिए अपने हाथों को एक साथ जोड़ा। उनके अभिवादन को बुजुर्ग ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उनकी ओर देखा और पूछा, आपको क्या काम है? रुद्र ने नीलामी घर में आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और फिर जवाब दिया, बड़े भाई विराज, मेरे पास कुछ कीमती चीजें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। क्या बड़े भाई उनके बारे में बात करना चाहेंगे? रुद्र की बातें सुनकर बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने रुद्र को बात करने के लिए एक सुरक्षित कमरे की ओर इशारा किया। रुद्र और बुजुर्ग व्यक्ति मेज के विपरीत किनारों पर बैठ गए। यद्यपि कमरा इतना बड़ा नहीं था, परंतु इसमें ध्वनिरोधन बहुत अच्छा था, इसलिए उनकी बातचीत बिना किसी चिंता के कि बाहर से कोई सुन लेगा स्वतंत्र रूप से हो सकती थी। सर, आपको जो वस्तु नीलाम करनी थी उसे बड़े कार्तिक के पास ले जाना चाहिए था। जब दोनों बैठ गए तो बड़े कार्तिक ये कहने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, एल्डो विराज, मैं कुछ नीलाम करना चाहता था, लेकिन ये गोपनीय रहना चाहिए। रुद्र ने अपना स्पेस बेल्ट निकालने से पहले हंसा। तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं, हमारा हेवनली फीनिक्स नीलामी घर सभी शहरों में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित है और किसी को भी छोटी से छोटी जानकारी भी नहीं बताएगा। बुजुर्ग ने उसे दी गई स्पेस बेल्ट का निरीक्षण करने से पहले मुस्कुराया। जैसे ही बुजुर्ग ने स्पेस बेल्ट के अंदर देखा, उसकी आंखें अचानक उसके चेहरे के साथ जम गईं और वह आश्चर्य और अविश्वास के साथ अंदर की चीजों को देखने लगा। ये कक्षा 5 के जादुई जानवर का शरीर है। बड़े भाई के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वाकई बड़े भाई विराज की नज़र बहुत अच्छी है। कक्षा 5 के जादुई जानवर के शरीर के अप्रत्याशित दृश्य ने बुजुर्ग के दिल को बहुत बड़ा झटका दिया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया। अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने रुद्र की ओर एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। प्रिय महोदय, क्या आप सचमुच इस श्रेणी 5 जादुई जानवर के शरीर को नीलाम करना चाहते हैं? रुद्र के जवाब की प्रतीक्षा करते हुए बुजुर्ग की आंखों में आशा झलक रही थी। श्रेणी 5 के जादुई जानवर का शरीर विशेष रूप से कीमती था और साथ ही उसे प्राप्त करना भी विशेष रूप से कठिन था।
वर्ग 2 रजतपुर शहर के इतिहास में पिछले दर्जन वर्षों में वर्ग 5 जादुई जानवर का शरीर बेचे जाने की केवल 2 या 3 घटनाएं ही हुई हैं। हालांकि हर बार ऐसा होने पर इसने आसपास के शहरों में सनसनी फैला दी थी, जहां आसपास के सभी प्रभावशाली कबीले इसके लिए लड़ने लगे थे। यदि इन दोनों शवों की नीलामी उसके हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में की जाए तो निश्चित रूप से उसके नीलामी घर को बहुत उच्च प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि ऐसा हुआ तो उनके नीलामी घर का साम्राज्य के इस क्षेत्र में नंबर 1 नीलामी घर बनना एक सपने से ज्यादा दूर नहीं होगा। बुजुर्ग के चेहरे पर घबराहट देखकर रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, ये 2 कक्षा 5 के जादुई जानवर हैं, मैं उन्हें नीलाम करने आया हूँ, क्या इसमें कोई समस्या होगी? बुजुर्ग का चेहरा चमक उठा और उसने जल्दी से रुद्र को जवाब दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इन शवों की नीलामी हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में कर सकते हैं। वास्तव में हमें ऐसा करने में सम्मान महसूस होगा। हालांकि प्रिय महोदय, ये 2 श्रेणी 5 जादुई जानवर शरीर बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे अधिकार क्षेत्र से कहीं आगे निकल गए हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें और मैं हेवनली फीनिक्स नीलामी घर के प्रबंधक को आपके साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए लाऊंगा। ऐसा कहकर बुजुर्ग ने रुद्र को विनम्र सलाम किया और कमरे से बाहर चले गए, जिससे एक बार फिर शांति हो गई और अंदर केवल रुद्र ही रह गया। आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए रुद्र ने अपना सिर नीचे झुकाया और सोचने लगा। इस समय उसका मन लगातार यही सोच रहा था कि इसके परिणामस्वरूप उसे किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। श्रेणी 5 के जादुई जानवर का शरीर बहुत कीमती था। वर्ग 2 रजतपुर शहर में यह अत्यंत दुर्लभ कहा जा सकता है। रुद्र स्वयं जानता था कि यदि वह इन दोनों शवों की नीलामी करेगा तो निस्संदेह पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाएगी। इस प्रकार निस्संदेह उस पर मुसीबत आएगी। कच, अचानक कमरे का दरवाजा खुलते ही एक आवाज सुनाई दी। रुद्र ने अपना सिर झुकाकर देखा तो एक नीले रंग का वस्त्र पहने हुए महिला धीरे धीरे परिष्कृत कदमों से अंदर आती हुई दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर आई, कमरे में तुरंत ही एक मीठी सुगंध फैल गई। यह महिला काफी लंबी थी और लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका पूरा शरीर एक महिला के अद्वितीय स्वभाव को दर्शाता था तथा उसका चेहरा इतना सुंदर था कि उसमें कोई संदेह नहीं था। कुछ साधारण पुरुष संभवतः उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएंगे। उसके ठीक पीछे उसके गहरे हरे रंग के बाल बिना किसी बंधन के उसके कंधों और पीठ पर लटक रहे थे। उसकी काली पुतलियां एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थीं, मानो वह किसी व्यक्ति के मन की बात पढ़ सकती हो। इस महिला के ठीक पीछे एल्डर विराज खड़े थे, जो पहले ही कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल चुके थे। जैसे ही रुद्र ने स्त्री का अध्ययन किया, स्त्री भी रुद्र का अध्ययन करने लगी और वह भी सुंदरता से रुद्र के सामने बैठ गई। उसकी दोहरी काली आंखें रुद्र को गहराई से घूर रही थी, मानो उसे समझने की कोशिश कर रही हो। फिर वह मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम यूलियन है, मैं हेवनली फीनिक्स नीलामी घर का प्रभारी हूँ। क्या ये जानता है कि तुम्हें किस नाम से पुकारना है? रुद्र ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, इसका नाम शिवांश है, मिस अदिति। अदिति ने सिर हिलाया और पास खड़े बुजुर्ग विराज की ओर हल्की सी नजर डाली। तो तुम्हारा नाम शिवांश है? मैंने अभी अभी एल्डर विराज से सुना है कि आप श्रेणी 5 के जादुई जानवरों के 2 शरीर बेचना चाहते थे। क्या यही मामला है? अदिति की सुंदर आंखें तब रुद्र की ओर घूम गईं और उत्तर जानने के लिए उसके चेहरे का अध्ययन करने लगीं। ठीक है, यही मामला है। रुद्र ने 2 श्रेणी 5 जादुई जानवरों के साथ स्पेस बेल्ट को मेज के ऊपर रख दिया। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, मिस अदिति, वे यही हैं, इसलिए यदि आप चाहें तो उनकी जांच कर लें। अदिति ने स्पेस बेल्ट को पकड़ लिया और उसके अंदर की चीजों की जांच करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर जादुई जानवरों की लाशें देखीं, उसके चेहरे पर अत्यधिक सदमे के भाव आ गए। ये वास्तव में श्रेणी 5 के जादुई जानवर हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जादुई स्काईविंड गाय और त्वरित क्लाउड जानवर हैं, अदिति ने टिप्पणी की। रुद्र ने सिर हिलाया, मिस अदिति, अगर मैं इन 2 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को नीलामी घर की देखभाल में छोड़ दूं तो क्या कोई समस्या होगी? ये सुनकर अदिति धीरे से हंसने लगी और उसने स्पेस बेल्ट वापस मेज पर रख दिया। उसकी जुड़वां काली पुतलियां ऐसी लग रही थीं मानो वे किसी भी नश्वर की आत्मा को सोख लेंगी और उनमें एक प्रकार का प्यारा आकर्षण था जब वह रुद्र को देख रही थी। बेशक कोई समस्या नहीं होगी सर, हमारे नीलामी घर में इन 2 जादुई जानवरों की नीलामी करना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। यह निश्चित रूप से हमारे नीलामी घर के लिए अच्छी बात होगी, इसलिए मैं इसके लिए सर को सेवा शुल्क से छूट दे सकता हूँ। यदि नीलामी घर जादुई जानवरों को सफलतापूर्वक बेच देता है तो सर को लाभ का 100% प्राप्त होगा और हमारे नीलामी घर को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। रुद्र को सेवा शुल्क की कोई परवाह नहीं थी, फिर भी उसने सम्मान से अपने हाथ ऊपर उठा लिए। बेशक, अगर सर जादुई जानवरों के साथ क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बाहर लाते हैं तो हमारा स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर खुले तौर पर इसकी घोषणा कर सकता है और निश्चित रूप से अधिक कीमत ला सकता है। आप इस पर एक पल के लिए विचार क्यों नहीं करते? अदिति ने आगे कहा। रुद्र के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी जब उसने कहा, मिस अदिति, मुझे सच में अफसोस है लेकिन वे 2 श्रेणी 5 जादुई जानवर मुझे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर मिले थे। जब तक मुझे उनके शरीर मिले
तब तक उनके राक्षसी कोर पहले ही गायब हो चुके थे, इसलिए मेरे पास केवल शरीर है, कोर नहीं। ओह, तो मामला यही है। अदिति को रुद्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह उसे देखकर मुस्कुराए। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर उदासी छा गई और वह थोड़ा असंतुष्ट भाव से बोला, मिस अदिति, मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन इस पर विश्वास करना आपके ऊपर है। रुद्र के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा देखकर अदिति के चेहरे पर क्षमा याचना वाली मुद्रा आई और उसने कहा, शिवांश सर, कृपया बुरा मत मानिए, ये छोटी बच्ची सिर्फ पूछ रही थी, इसका कोई और उद्देश्य नहीं था, कृपया गलत मत समझिए। जल्दी से एक कागज का टुकड़ा निकालते हुए उसने कहा, शिवांश सर, कृपया अपना नाम यहाँ हस्ताक्षर करें और हमें कक्षा 5 के 2 जादुई जानवर दे दें ताकि स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर उन्हें नीलाम कर सके। क्या सर के पास और कोई प्रश्न है? मैं नीलामी घर के नियमों से पहले से ही परिचित हूँ। अच्छा, फिर ये 2 जादुई जानवर अस्थायी रूप से तुम्हें दे दिए जाएंगे। यदि इससे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आपका नीलामी घर इसका दोष लेगा। शिवंश सर, कृपया निश्चिंत रहें। हमारे स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर को हमारी प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी। यदि कोई समस्या या हानि होती है तो हमारा हेवनली फीनिक्स नीलामी घर इसकी जिम्मेदारी लेगा। इसके बाद रुद्र और हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की प्रबंधक अदिति ने नीलामी घर की प्रक्रिया के लिए कुछ चीजों पर चर्चा की। ये सब हो जाने के बाद रुद्र ने कक्षा 5 के जादुई जानवरों को नीलामी घर में छोड़ दिया और चला गया। एक बार जब रुद्र गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया तो वहां केवल मूल्यांकनकर्ता एल्डर विराज और प्रबंधक अदिति ही बचे थे। कमरे का दरवाजा बंद करके बड़े विराज वापस वहीं आ गए जहां वे बैठे थे और एक बार फिर बैठ गए। अदिति के हाथों में स्पेस बेल्ट को घूरते हुए उसने आखिरकार उससे कहा, छोटी अदिति, क्या तुम्हें लगता है कि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर शिवांश के हाथों में हो सकते हैं? अदिति ने अपनी जेड जैसी उंगलियों से 2 श्रेणी 5 जादुई जानवरों के साथ स्पेस बेल्ट को सावधानीपूर्वक सहलाया। यद्यपि उसमें खून था, फिर भी उसे अस्वस्थता महसूस नहीं हुई और न ही अपने स्त्री व्यक्तित्व के बावजूद उसे उससे घृणा हुई। इसकी अच्छी संभावना है। इन घावों को देखकर लगता है कि जादुई जानवरों ने एक दूसरे को मार डाला होगा और अंत में किसी एक व्यक्ति ने सफाई की होगी और राक्षसों के कोर निकाले होंगे। इसलिए ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होगा और इन 2 श्रेणी 5 के जादुई जानवरों से बहुत कमतर होगा, अन्यथा वह इतने गंदे घाव किए बिना आसानी से इन 2 जादुई जानवरों को मार देता। अदिति बुदबुदाए। फिर भी हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने क्लास 5 मॉन्स्टर कोर नहीं निकाले। शिवांश नामक व्यक्ति को लाशें तो मिली, लेकिन इसकी संभावना कम है कि उसके पास राक्षस कोर न हो। केवल पृथ्वी या स्वर्ग संत मास्टर स्तर के लोग ही कक्षा 5 के जादुई जानवर के शरीर की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन राक्षस कोर को स्पष्ट रूप से ऐसे विशेषज्ञ द्वारा नहीं हटाया गया था। ये सुनकर एल्डर विराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब आप ऐसा कहते हैं तो 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर वास्तव में शिवांश के शरीर पर हैं। हाँ, यही सबसे संभावित स्थिति है। अदिति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर शिवांश के पास हैं या नहीं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमें बस वही करना है जो एक नीलामी घर के रूप में हमसे अपेक्षित है। यद्यपि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बहुत महंगा है, लेकिन हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की प्रतिष्ठा की तुलना में ये एक नगण्य लागत है। ठीक है एल्डर विराज, चलो क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के बारे में भूल जाते हैं और मन की शांति के साथ वही करते हैं जो हमसे अपेक्षित है। हमारे स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर के लिए श्रेणी 5 के जादुई जानवरों की यह आकस्मिक खोज प्रथमतः एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। इसलिए हमें इस मुश्किल से मिलने वाले अवसर का उचित उपयोग करना चाहिए और अपने हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की ख्याति को और भी अधिक बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया, बड़े विराज ने जवाब दिया। इसके अलावा हमें ये बात गुप्त रखनी होगी कि शिवांश 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर का मालिक है। हमें इसकी कोई भी खबर लीक नहीं होने देनी चाहिए, अन्यथा इससे हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर को कोई लाभ नहीं होगा। इससे हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की प्रतिष्ठा पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। इतना तो आप समझ ही सकते हैं न? अदिति ने धीरे से बात की, लेकिन उसके शब्दों में कठोरता थी, मानो वह किसी कमांडर की तरह बोल रही हो। हाँ, ये बुजुर्ग समझता है, बड़े विराज ने तुरंत उत्तर दिया। हेवनली फीनिक्स नीलामी घर से निकलने के बाद रुद्र एक निश्चित सड़क पर भीड़ भरी सड़कों पर चला गया। अंततः वह एक छोटी सी सुनसान गली में पहुंच गया। बंद पड़े निर्जन घरों की कतारों को देखकर रुद्र एक क्षण के लिए झिझका, फिर उसने जंजीरों को काटने के लिए अपनी हल्की पवन तलवार निकाली और एक कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए दृश्यता बहुत खराब थी। फिर भी रुद्र फर्नीचर की साधारण व्यवस्था को पहचान सका और मेज पर धूल की एक परत जमी हुई थी, जिससे पता चलता था कि इस घर में बहुत लंबे समय से कोई नहीं रहता था। रुद्र ने अपने चारों ओर देखा और फिर तुरंत अपने चेहरे पर से भेस हटाने के लिए अपने स्पेस बेल्ट से कुछ चीजें निकाली। अपने पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहने और फिर अपने बालों का स्टाइल बदला। उसने आखिरी निशान भी मिटा दिया और लकड़ी के घर से बाहर गली में चला गया। जब तक रुद्र किसी और की नज़र में आता, वह अपना मूल रूप धारण कर चुका होता। यहाँ तक कि उसके व्यवहार में भी उसके पिछले भेष से बदलाव आ गया था।
इस समय भले ही एल्डोविराज या अदिति रुद्र को देखें, वे रुद्र और शिवांश के बीच संबंध नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि दोनों के बीच मतभेद बहुत अधिक थे। सबसे पहले राजतपुर शहर का विस्तृत नक्शा खरीदकर रुद्र ने चहल पहल से भरे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की ओर चलने और वहां घूमने का निर्णय लिया। हालांकि कक्षा 5 के जादुई जानवर बड़े शहरों में आम दृश्य हो सकते हैं, लेकिन राजतपुर जैसे शहर में यह एक निर्विवाद कीमती खजाना था। रुद्र को पता था कि श्रेणी 5 के जादुई जानवर को बेचना उतना आसान नहीं होगा जितना होना चाहिए, इसलिए उसे खुद को उस माहौल से परिचित कराना पड़ा। यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाए तो कम से कम उसके पास बच निकलने का रास्ता होगा और वह घबराएगा नहीं। पूरी दोपहर रुद्र उस क्षेत्र में घूमता रहा और हर सड़क और गली में घूमा। रात होने पर ही रुद्र सराय में वापस लौटा। सादा भोजन करने के बाद रुद्र अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन इस बार रुद्र खेती नहीं कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई थी, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने राक्षस कोर का उपयोग बहुत अधिक खेती करने के लिए किया था। अपनी शक्ति के शिखर संत मास्टर स्तर पर होने के कारण वह अब अपनी शक्ति का पहले की तरह कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसके कारण वह अपनी लड़ाकू शक्ति का उपयोग पूरी क्षमता से या पहले की तरह सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा था। यह कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन फिर रुद्र जानता था कि अगर उसने इस समस्या को जल्द ही हल नहीं किया तो इसका उस पर निश्चित रूप से दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। अतः इस समय रुद्र अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने के भय से साधना नहीं कर रहा था। यदि वह अपनी साधना गति का दुरुपयोग करता है तो उसकी संत शक्ति पर उसका नियंत्रण बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि उसकी साधना में कोई दोष उत्पन्न हो, किसी भी खतरे का समाधान करना सबसे अच्छा होगा। पूरी रात रुद्र अपने बिस्तर पर बैठे रहे और अपने शरीर के भीतर मौजूद संत शक्ति को लगातार परिष्कृत करते रहे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। वह साधना जारी रखने का साहस नहीं कर सका क्योंकि उसे डर था कि उसके शरीर में छिपा खतरा और अधिक प्रबल हो जाएगा। रुद्र के शरीर के भीतर स्थित ऋषि शक्ति उसकी शिरोबिंदुओं के चारों ओर एक निश्चित पैटर्न में बिना रुके प्रवाहित होती रही। जैसे जैसे यह उसके शरीर में प्रवाहित होता गया, वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण लगातार बढ़ रहा है। इसी समय उनकी संत शक्ति और उनके शरीर के बीच अनुकूलता का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब उनका संत बल प्रवाहित हो रहा था तो उनका रक्त भी यही कर रहा था। उसके रक्त में कुछ अजीब आनुवंशिक कारक एकत्रित होकर उसके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करने लगे। वे आनुवंशिक कारक सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक के एंटीवेनम जीन थे। यद्यपि वर्ष के प्रारंभ में ही एंटीवेनम जीन्स उनके रक्त प्रवाह में पूरी तरह से समाहित हो गए थे, तथापि रक्त ने उनके अंगों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया के पूरा होने में काफी समय लगेगा। अभी तक एंटीवेनम से भरे रक्त की मात्रा ने उसके शरीर के केवल एक छोटे से हिस्से में ही परिवर्तन किया था। इससे पहले थाउजेंड इम्यूनिटी ने अपने रक्त से प्रतिविष को पुनरुत्पादित करके केवल थोड़ी मात्रा में ही सफलता प्राप्त की थी। ये केवल तभी संभव होगा जब उसके पूरे शरीर को बदल दिया जाएगा और उसमें विषरोधी दवा डाल दी जाएगी, तभी सहस्त्र प्रतिरक्षा वास्तव में पूरी होगी। रात शांतिपूर्वक बीत गई और सुबह हो गई। जब सूर्योदय हुआ तो वह पवित्र शक्ति जो रुद्र पूरी रात लगातार प्रवाहित कर रहे थे पुनः उनके दांतियन में एकत्रित हो गई और अंततः एक तलवार का आकार ले लिया। यद्यपि आकृति अभी भी थोड़ी धुंधली थी, फिर भी यह उससे अधिक स्पष्ट थी जब रुद्र संत मास्टर स्तर तक पहुंचा था। रुद्र अपने कमरे से निकलकर शराबखाने में गया, जहां उसने नाश्ते के लिए जादुई जानवर के मांस का एक व्यंजन मंगवाया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वह एक दिन भी बिना खाए रहे तो भी उसे भूख नहीं लगेगी। हालांकि दिन में 3 बार भोजन करना रुद्र की आदत बन चुकी थी और जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो वह हमेशा नियमित रूप से भोजन करता था। इसके अलावा उन्होंने भोजन न करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि बढ़िया भोजन करना जीवन के सरल लेकिन महान सुखों में से एक था। चूंकि यह नाश्ते का सही समय था, इसलिए शराबखाने में जल्दी ही मेजें भर गईं। कई भाड़े के सैनिक एक साथ बैठने के लिए समूह बना रहे थे। उन्होंने जो कुछ सुना और देखा था उसकी जानकारी का आदान प्रदान किया, जिससे पूरा कमरा उनके शोर से भर गया। रुद्र मेज पर कुछ अन्य व्यंजन रखकर अकेले बैठा था और अन्य भाड़े के सैनिकों की बातें सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहा था। अरे साथी भाइयों, आज हेवनली फीनिक्स नीलामी घर शुरू होगा। अफवाहें हैं कि वे श्रेणी 5 के जादुई जानवर के शव की नीलामी करेंगे, एक नीली पोशाक पहने भाड़े के सैनिक ने कहा। क्या एक वर्ग 5 जादुई जानवर? हे भगवान, यह एक ऐसा जानवर है जिसे हराने के लिए कम से कम एक पृथ्वी संत मास्टर की आवश्यकता है। हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? दोस्त, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? एक व्यक्ति अविश्वास में चिल्लाया। सबसे पहले बोलने वाले के चेहरे पर दृढ़ विश्वास के साथ मुस्कुराहट थी। भाइयों, तो फिर हम इस पर शर्त क्यों नहीं लगाते? अगर मेरे द्वारा कहे गए शब्द झूठे हैं तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे शब्द सच निकले तो मैं जीत जाऊंगा। कैसा रहेगा? क्या आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं यह मानूं कि श्रेणी 5 का जादुई जानवर रजतपुर जैसे श्रेणी 2 के शहर में आ सकता है? अच्छा,
मैं आपकी शर्त बुलाऊंगा, एक अन्य व्यक्ति ने आवाज लगाई। मैं 30 साल से जीवित हूं और मैंने कई बार श्रेणी 5 के जादुई जानवरों के बारे में खबरें सुनी हैं, फिर भी मैंने कभी भी श्रेणी 5 के जादुई जानवर को अपनी आंखों से नहीं देखा है। ठीक है, मैं भी शर्त लगाऊंगा, 2 सोने के सिक्के। यदि हेवनली फीनिक्स नीलामी घर वास्तव में श्रेणी 5 का जादुई जानवर बेच रहा है, तो इन 2 सोने के सिक्कों को मेरी हानि ही समझिए। मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने आवाज लगाई। मेज पर बातचीत की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिससे आसपास बैठे भोजन करने वालों का ध्यान भी तेजी से आकर्षित हो रहा था। तुरंत ही कुछ अन्य लोग मेज पर आए और उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। साथ ही भाइयों, आपने अभी कहा कि हेवनली ऑक्शन हाउस एक श्रेणी 5 के जादुई जानवर की नीलामी कर रहा है, क्या ये जानकारी सत्यापित है? ये सुनकर सबसे पहले खबर बताने वाला युवक हंस पड़ा। भैया, लगता है इस खबर पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है, तो फिर हर कोई इस पर दांव क्यों नहीं लगाता? क्या यह आपके लिए काफी दिलचस्प नहीं है? जो व्यक्ति उनके पास आया था, उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाऊंगा। यदि स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में वास्तव में श्रेणी 5 का जादुई जानवर बेचा जा रहा है, तो ये 5 सोने के सिक्के बिना किसी कड़वाहट के आपके हैं। ठीक है, मैं भी शर्त लगाऊंगा। मैं पिछले 20 वर्षों से राजतपुर शहर में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी नीलामी में श्रेणी 5 का जादुई जानवर नहीं देखा। दरअसल मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि यह कैसा दिखेगा। क्लास 5 जादुई जानवर आमतौर पर राजा शहरों में दिखाई देते हैं। वे शायद ही कभी प्रथम श्रेणी के शहरों में दिखाई देते हैं। रजतपुर जैसे वर्ग 2 शहर में वर्ग 5 के जादुई जानवर के दिखने की सूचना संभवतः झूठी है। इसे भूल जाइए, क्योंकि हर कोई इसमें इतना ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। मैं तो यही शर्त लगा सकता हूँ, ये खबर निश्चित रूप से झूठी है। मैं भी एक शर्त जोड़ूंगा। मैं कहता हूं कि श्रेणी 5 का जादुई जानवर किसी श्रेणी 1 शहर की नीलामी में दिखाई दे सकता है। कम से कम ये तो संभव होगा। हालांकि क्लास 2 शहर में उपस्थित होना स्पष्ट रूप से असंभव है। मेज पर हुई चर्चा ने रेस्तरां में भोजन कर रहे सभी लोगों की रुचि शीघ्र ही आकर्षित कर ली। वे सभी 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के विषय से आकर्षित हो गए थे और चुपचाप अपने आप से जुआ खेल रहे थे कि क्या ये सच है या नहीं। रुद्र, जो धीरे धीरे अपने भोजन का आनंद ले रहा था, रेस्तरां में लोगों की हरकतों पर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला रहा था। इस समय वह सोच रहा था कि क्या वर्ग 5 के 2 जादुई जानवरों को रजतपुर जैसे वर्ग 2 शहर में लाकर नीलाम करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। हालांकि रुद्र यह अच्छी तरह से समझता था कि यदि वह श्रेणी 5 के जादुई जानवर को श्रेणी 1 के शहर या राजधानी में नीलामी के लिए ले जाएगा, तो वह उसे निश्चित रूप से ऊंची कीमत पर बेचेगा। समस्या ये थी कि दुर्भाग्यवश उन्हें अधिक दबाव का सामना करना पड़ता, क्योंकि सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ इन समृद्ध और उपजाऊ स्थानों पर एकत्रित थे। यदि उस प्रकार के स्थान से कोई व्यक्ति उसके साथ परेशानी खड़ी करने के लिए आए, तो उसके लिए उनसे निपटना बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि रजतपुर जैसे दूसरे दर्जे के शहर में रहना एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। राजतपुर शहर में पृथ्वी संत मास्टर्स अत्यंत दुर्लभ थे। यहाँ तक कि यदि कोई पृथ्वी संत मास्टर वर्ग विशेषज्ञ मुसीबत की तलाश में उसके पास आता भी, तो भी ये संभावना थी कि रुद्र उससे निपटने में सक्षम होगा। यह असंभव था कि विपक्षी पक्ष उस पर इस हद तक दबाव डाल सके कि वह प्रतिरोध न कर सके। ये ठीक इसी कारण से था कि रुद्र ने रजतपुर शहर में कक्षा 5 जादुई जानवरों की नीलामी करने का फैसला किया था। जैसे ही रेस्तरां में लोग 5 श्रेणी के जादुई जानवर के बारे में चर्चा कर रहे थे, अचानक बाहर से 1 घंटे की तेज आवाज सुनाई दी। डोंग डोंग, बड़ी खबर, 9 तारीख के बाद हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में होने वाली वार्षिक बड़े पैमाने की नीलामी में 2 श्रेणी 5 जादुई जानवर बेचे जाएंगे। इस सूचना से सड़क पर मौजूद लोगों के साथ साथ मूलतः अत्यंत जीवंत रेस्तरां भी अचंभित रह गया। सब कुछ एकदम शांत हो गया और सभी के चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। कक्षा 5 के जादुई जानवर वास्तव में स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में बेचे जाने वाले थे। इसके अलावा केवल एक ही उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि 2 होंगे। कक्षा 4 और कक्षा 5 जादुई जानवर के बीच अंतर केवल 1 स्तर का था, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। फीनिक्स महाद्वीप पर श्रेणी 4 के जादुई जानवर कोई विशेष महत्व नहीं रखते थे, लेकिन श्रेणी 5 का जादुई जानवर बहुत कीमती था। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्रेणी 5 का जादुई जानवर श्रेणी 4 के जादुई जानवर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिसके कारण उन्हें पकड़ना या मारना अधिक कठिन था। वर्ग 5 के जादुई जानवरों को एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता का उपहार दिया गया था। 5वें चरण में जादुई जानवर एक लाभ के साथ पैदा हुए थे कि उनकी ताकत समान स्तर के उनके मानव समकक्षों से अधिक थी। इस प्रकार आमने सामने की स्थिति में किसी मानव विशेषज्ञ के लिए श्रेणी 5 के जादुई जानवर को मारना बहुत कठिन होगा। इसके अतिरिक्त श्रेणी 5 के जादुई जानवरों का एक स्थापित गुप्त नियम था, यदि वे आपस में लड़ते और मारकाट करते, तो श्रेणी 5 के अन्य जादुई जानवर हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि जब भी कोई मानव विशेषज्ञ उन्हें परेशान करता, तो वे एक दूसरे को बुलाते और खतरे का प्रतिकार करने के लिए एकजुट हो जाते। यही कारण है कि श्रेणी 5 के जादुई जानवर का शरीर इतना दुर्लभ था।
रुद्र को लगा कि बाहर सड़क पर घंटियों की आवाज़ अप्रत्याशित थी। यद्यपि वह जानता था कि हेवनली फीनिक्स नीलामी घर कक्षा 5 के जादुई जानवरों की घोषणा करेगा, उसने यह नहीं सोचा था कि वे इस तरह से इसकी घोषणा करेंगे। सड़कें घंटियां बजने और पटाखे फूटने की आवाज़ों से गूंज उठीं। वार्षिक हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की आधिकारिक घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ ही आधे दिन से भी कम समय में पूरे रजतपुर शहर को नीलामी में बेचे जा रहे वर्ग 5 के जादुई जानवरों के बारे में पता चल जाएगा।